नमस्ते दोस्तों, हम लोग आज कैलकुलस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। उसका नाम है लिमिट। हम लोग लिमिट को आज डिस्कस करेंगे कि हाउ लिमिट प्ले अ ग्रेट रोल इन मैथमेटिक्स। व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या होता है पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है। f(x) आपका फंक्शन x² है एंड मैंने ये कहा कि x is approaching to 2, यदि x 2 पर अप्रोच कर रहा है then my function f(x) वो कहाँ पर अप्रोच करेगा, मतलब where it goes। कैसे इसको देखना है कि x की वैल्यू 2 की x approaching to 2। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि x 2 पर अप्रोच कर रहा है। what it means x is very close to 2। जो ये x है, x की वैल्यू क्या है 2 plus some h, where h is 0, where nearby 0, 2 plus h या 2 minus h, मतलब x आपका 2 के बहुत करीब होगा। तो यदि मैंने fx कैलकुलेट करूंगा तो मुझे fx क्या आ जाएगा 2 plus h whole square that is equal to 4 plus h square plus 4h। अब एक बात हम लोग ये जानते हैं कि if h is very small, if h is very small then h square is also very small। उससे ज़्यादा छोटा होगा। जैसे h की वैल्यू यदि मैंने 0.001 ले लिया तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 डिजिट्स है तो आप 0.0000001 कहेंगे। तो h स्क्वायर h से भी छोटा होगा, h स्क्वायर इज लेस देन h2 is also less than h square and less than h। तो जितने हायर पावर की तरफ चलेंगे, यदि h बहुत छोटा है तो जितने मैं हायर पावर की तरफ चलूंगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। तो यदि x आपका 2 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो fx कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, एक्चुअल में ये वैल्यू भी 0 की तरफ जा रही होगी और ये वैल्यू भी 0 के बहुत करीब जा रही होगी। तो fx हमारा अप्रोच कर रहा होगा 4 की तरफ। तो लिमिट जो हमें पढ़ना है, वो उसमें यही चीज है कि कोई फंक्शन यदि x किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है तो fx कहां पर अप्रोच करेगा। दैट इज द मेन टाइम फोकस। अब इसी पर आधारित बहुत सारी चीजें हमारे पास होंगी। तो ये तो हमारा फंक्शन है, दिस इज आवर अलजेब्रिक फंक्शन। मींस यदि अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें, हम लोग इससे पहले फंक्शंस पढ़ चुके हैं। यदि हम अलजेब्रिक फंक्शंस की बात करें तो यदि हमने लिखा fx is equal to x raised to n, तो यदि x हमारा a की तरफ अप्रोच करेगा दिस ऑलवेज इंप्लाइज fx हमारा a raised to n की तरफ ही अप्रोच करेगा। fx हमारा कहां अप्रोच करेगा, a raised to n। क्यों? इसका भी कारण है कि हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि fx a raised to n की तरफ अप्रोच करेगा। तो अभी धीरे धीरे हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो सबसे पहले जो डोमेन है वो रियल नंबर में है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यदि हमारे पास एक रियल लाइन है, एक भी है रियल लाइन, तो यहाँ पर रियल लाइन में कहीं एक पॉइंट होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 0 को और एक दूसरा पॉइंट होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1 को। लेट्स सपोज a मेरा पॉजिटिव है तो a कहीं 0 के राइट साइड में होगा। अब a के लेफ्ट और राइट में नंबर्स में a के राइट का जो नंबर होगा वो क्या होगा, a से बड़ा होगा और a के लेफ्ट का नंबर क्या होगा, a से छोटा होगा। तो यदि मैंने a plus h लिखा है और h पॉजिटिव है तो यहाँ पर कहीं a plus h लाई कर रहा होगा। और यदि मैं h को बहुत छोटा करूं, h अप्रोचिंग टू 0 करूं तो ये नंबर a के करीब आता जाएगा। इसी तरह से a minus h कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा, इसीलिए a minus h और h को मैं छोटा करता जाऊंगा तो ये नंबर और भी a के क्लोज आता जाएगा। तो यदि मैं a को 0 के बहुत करीब लाता हूं तो होगा क्या, ये नंबर x जो है वो a के करीब आएगा। और हमें यही बताना है कि फंक्शन की वैल्यू जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो फंक्शन की वैल्यू किस पर्टिकुलर वैल्यू पर अप्रोच कर रही होगी। जैसे हमने पहला जो फंक्शन देखा था y fx इक्वल टू x स्क्वायर, उस फंक्शन के लिए हम देखने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ बना के देखते हैं, जिसका ग्राफ आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, पैराबोला।
लिमिट से पहले हम लोग ये ग्राफ में पढ़ सकते हैं। दिस इज x o x डैश एंड y o y डैश, और हमने एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन क्या है हमारा? पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला कैसा बनता है? कुछ इस तरह है, अपवर्ड पैराबोला है, इसलिए और अपवर्ड पैराबोला बच्चों। जब ये अपवर्ड पैराबोला होगा और हम ये कह रहे हैं कि x2 की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये डोमेन वाला है, x एक्सिस डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और y एक्सिस हमारा रेंज को या कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। x मान लेते हैं ये वैल्यू देखिए 0,0 होगा, ये यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा, तो fx की वैल्यू f2 आपका ये आ रहा होगा, ये पॉइंट। और इस पॉइंट पर पैराबोला पे जो पॉइंट होगा इसका पॉइंट क्या होगा? 2,4 होगा। इस पैराबोला का जो पॉइंट होगा उसका पॉइंट 2,4 होगा। अब यदि x की वैल्यू 2 पर अप्रोच कर रही है तो x दो तरीकों से अप्रोच कर सकता है, आइदर लेफ्ट और राइट। लेफ्ट मतलब कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी होगी, राइट का मतलब क्या है? x की वैल्यू 2 से थोड़ी बड़ी होगी, मतलब x इक्वल टू, ये मैंने 2 माइनस लिखा तो इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। और यदि मैंने x इक्वल टू 2 प्लस लिख दिया तो इसका क्या मतलब होगा? ये आपका राइट से अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पर यदि 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी तो आप देखोगे कि जो fx की वैल्यू होगी वो भी 4 से थोड़ी छोटी होगी, और यदि 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो fx की वैल्यू 4 से थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन ये वैल्यू 4 के करीब ही होगी। तो अब इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे यदि x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो fx कहाँ अप्रोच कर रहा होगा? उस टाइम पे 4 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, और इसी 4 को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू में लिखेंगे। मतलब कि हम लोग इसको एज अ सिंबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 fx क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x स्क्वायर दैट इज 4। ये किस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है हमें ये बताना है। लिमिट का मतलब यही होता है कि फंक्शन एक पर्टिकुलर x पर किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे ये हमारा एक फंक्शन हो गया y fx इक्वल टू x स्क्वायर। लेट्स सपोज अब मैं इसी फंक्शन को चेंज कर दूं, y इक्वल टू x क्यूब कर दूं। मैंने फंक्शन यदि चेंज कर दिया तो भी चीजें अलग हो जाएंगी। या हम लोग दूसरा और फंक्शन ले सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन भी ले सकते हैं, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले सकते हैं। तो एक एक फंक्शन करके देखते हैं। पहले एक कांस्टेंट फंक्शन लेके देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट क्या होती है। जब जो सबसे सिंपल फंक्शन है हमें दिखाई देगा, लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन fx है और fx को हमने लिखा 3, fx इक्वल टू 3। ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? x की मैं कोई भी वैल्यू रखूं, यदि मैंने x इक्वल टू 2 रखा है यहाँ तो भी इसका आउटपुट 3 आएगा। f माइनस 1 रखूं तो भी 3 आएगा। f 0 रखूं तो भी आउटपुट हमारा 3 आने वाला है। दिस इज माय कांस्टेंट फंक्शन। अब इसको भी हम लोग को देखना है। यदि मैंने यहाँ पर कहा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4, व्हाट इज fx, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो लिमिट x की वैल्यू मैं 4 से थोड़ा कम भी रखूं या 4 से थोड़ा ज्यादा भी रखूं तो भी ये क्या आएगा? 3 ही आएगा। ये मैं लिख सकता हूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 4, यहाँ पर 3 लिखा, इक्वल टू क्या आएगा? 3, क्योंकि 3 पर ये कांस्टेंट फंक्शन है, इस पर डोमेन के किसी पॉइंट का असर कोई नहीं पड़ने वाला। इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसकी लिमिट ऑलवेज वही कांस्टेंट के इक्वल आएगी। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कांस्टेंट फंक्शन है, ये x एक्सिस इनपुट एक्सिस, ये आउटपुट एक्सिस। x fx इक्वल टू 3 मतलब y इक्वल टू 3, ये आपकी लाइन है जो इसको, ये आपका पॉइंट 0,3 होगा। यही पॉइंट हमारा ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को बता रही होगी। और x की वैल्यू ये 4 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4,3। इसके इस तरफ भी मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लूं, मतलब 4 के लेफ्ट में कोई पॉइंट लूं या 4 के राइट में कोई पॉइंट लूं, फंक्शन की वैल्यू हमेशा 4 आएगी।
तब हम लोग कह सकते हैं कि इस फंक्शन की एट x इक्वल टू 3 पर लिमिट ऑलवेज क्या होगी, एट x इक्वल टू 3 या 4 है कोई पॉइंट में ऑलवेज 3 ही होगी। ये हम लोग इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, इन सब चीजों को देख सकते हैं। लेकिन एक हमारे पास जो एक पर्टिकुलर फंक्शन आता है जो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, जो जेई में बहुत पूछा जाता है, जिसका यूज बहुत होता है जेई में, और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो लिमिट क्या आएगी। लेट्स सपोज ये लिमिट हम सबको पता है कि लिमिट x approaches to 0 sin x over x, ये लिमिट क्या आएगी, ये 1 आएगी। लेकिन जो इसका बेसिक टर्म है, हमें ये मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x approaches to 0 greatest इंटीजर ऑफ sin x over x, ये क्या आना चाहिए, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये 1 आएगा, इज इट 1 और नॉट इक्वल टू 1, या कुछ और लिमिट आएगी। हाउ, ये लिमिट मान लीजिए मुझे पता है, तो अधिकतर लोग क्या करेंगे कि 1 आ रहा है सर, ये लिमिट तो 1 आ रही है, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। यहीं पर हम गलती कर देंगे। अब यदि इसका आंसर चाहिए तो हमें कुछ फंडामेंटल्स को समझने की जरूरत होगी। वो फंडामेंटल क्या है कि ये वैल्यू एक्चुअल में sin x by x की वैल्यू निकाल कैसे रहा, उनकी वैल्यू क्यों 1 के इक्वल आ रही है, ये हमें समझना होगा। दिस इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये हम समझ पाए कि तब हम इस लिमिट को बता पाएंगे, या दूसरी और भी लिमिट्स होंगी। तो यहाँ से हमें एक्चुअल में क्या मिलता है, देखिए इस लिमिट से हमें ये मिलता है कि इफ x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल मींस इट्स अप्रोचेस टू 0, मतलब वेरी क्लोज टू 0, तो sin x की वैल्यू की जगह sin x की जगह मैं sin x यूज कर लूंगा। ये लिमिट ये बताती है कि यही लिमिट ये आ कैसे रही है, हमें ये देखना, और ये लिमिट क्या आएगी ये हमें समझना होगा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या ये 1 आ रही है, या 1 से छोटी आ रही है, या 1 से बड़ी आ रही है। तो ये इसका आंसर हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। नाउ हम लोग इसको डिराइव करेंगे, देखेंगे कि क्या आ रहा है, तब इसका आंसर पता चल जाएगा कि x अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x by x क्या होना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले एंगल को डिफाइन करते हैं, और वो डिफाइन हम करते हैं एक सर्कल में। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, ये O सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहां से ये पॉइंट A है, ये हमने एक दूसरा पॉइंट लिया B, यहां पर मान लेते हैं ये एंगल AOB x है। अब sin x by x की वैल्यू मुझे बतानी है, तो मैं क्या काम करूंगा, इस रेडियस को आगे प्रोड्यूस कर देता हूं, और इस पॉइंट B पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं जो T है, जो प्रोड्यूस करने पर T पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, और A से B को मिला दिया। तो ये इस फिगर को देखिए, यहाँ पर हम लोग सैंडविच थ्योरम का एक बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, उसी की तरह हम लोग देखेंगे बेस्ड प्रूफ में क्या है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपको ये चीज दिख रहा होगा, एक सेक्टर दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। सेक्टर क्या दिख रहा होगा, OAB सेक्टर दिख रहा है, ट्रायंगल क्या दिख रहा है, OAB ट्रायंगल, और OTB, ये तीन ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स और एक सेक्टर दिख रहा है। लेकिन उनके एरिया के बारे में आप भी इस फिगर से आप कंक्लूड कर सकते हो कि सबसे छोटा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB होगा। तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB must be less than or equal to area of sector OAB must be less than or equal to area of triangle OBT। अच्छा, ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर, हमें ये चीज दिख रही है कि सेक्टर सबसे छोटा ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा, उससे छोटा इस सेक्टर का एरिया होगा, सबसे
बड़ा एरिया इस ट्रायंगल का होगा। और मुझे ये पता है कि एंगल OBT ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB? OAB का एरिया क्या होगा? यदि कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, लेट्स सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ABC, तो यदि मुझे एंगल B पता है और AB और BC पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ AB into BC into sin B, जो बल्कि जो इंक्लूडिंग एंगल है दोनों साइड का, उसका sin B, ये आपका ट्रायंगल का एरिया होता है। तो इस तरह से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या मिल जाएगा? हाफ OA और OB दोनों ही रेडियस है, तो आप क्या लिखोगे? रेडियस को मैं r मान लेता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं OA इक्वल टू OB इक्वल टू r, रेडियस हाफ r स्क्वायर sin x। ओके, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर? हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन वो 360 तब पढ़ते हैं जब हम लोग थीटा को डिग्री में कैलकुलेट करते हैं। यदि थीटा को हम लोग रेडियन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या एंगल हो जाएगा? पाई r स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x लिखना है, अपॉन 2 पाई लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारा रेडियन में कैलकुलेट हो रहा है। लेस देन आर इक्वल, अच्छा अब ये देखिए ट्रायंगल OBT, ये आपका OB आपका R है, OB इज R, तो आप ये बता सकते हैं कि व्हाट इज, आप जानते हैं कि tan x, ये x है, एंगल x है, tan x किसके बराबर होगा? BT ओवर OB, तो BT की वैल्यू क्या होगी? OB इनटू tan x, OB क्या है? R, तो BT हमारा क्या आ जाएगा? R tan x, BT हमारा क्या आ जाएगा? r tan x आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ r into r tan x मींस हाफ r into r tan x, दैट इज, तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटीज आ गई। देखिए यहाँ पर यदि लेस देन, आपको स्ट्रिक्टली लेस देन रह रहा है, लेकिन मैं लेस देन और इक्वल टू भी लगा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लगाया है, ठीक है। हाफ r स्क्वायर sin x, इसको लिखेंगे हाफ r स्क्वायर x, हाफ r स्क्वायर tan x, दिस इज आवर थिंग। अब सिंस r हमारा रेडियस है तो हाफ r स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज हाफ r स्क्वायर? पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और यदि ये इनइक्वालिटी है हाफ r स्क्वायर, अब जीरो तो हो नहीं सकता है, जीरो होगा तो रेडियस जीरो हो जाएगा, पॉइंट सर्कल हो जाएगा, तो हाफ r स्क्वायर से पूरी इनइक्वालिटी को हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास और डिवाइड करेंगे तो कोई साइन में चेंजेस नहीं आएंगे, फंडामेंटली यही होगा। तो sin x इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू tan x, दिस इज अ गुड इनइक्वालिटी बाय डिवाइडिंग हाफ r स्क्वायर। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम लोग? नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय sin x से डिवाइड कर दिया जाए पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को, यदि हम लोग sin x से डिवाइड करें, यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हैं, x कैसा होना चाहिए, यदि x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो आइदर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मैं दोनों ही कंडीशन को देख सकता हूँ। लेट्स सपोज x हमने यदि पॉजिटिव ले लिया, मतलब हमने एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया, x अप्रोचेस टू जीरो एंड x इज पॉजिटिव, नेगेटिव ले भी हम लोग देख सकते हैं, वो सेम चीज ही रहेगा, लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि x पॉजिटिव है, तो और यदि x अप्रोचेस टू जीरो है, x जीरो के इक्वल नहीं है, तो यदि जीरो के इक्वल नहीं अप्रोचेस टू जीरो, तो sin x की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो हम लोग इसको sin x से पूरे के पूरे इनइक्वालिटी को डिवाइड कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा यदि x पॉजिटिव है, तो क्योंकि पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो वहां पर sin x की क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 लेस देन और इक्वल टू x अपॉन sin x लेस देन और इक्वल टू tan x अपॉन sin x मींस 1 ओवर cos x। यहाँ पर आपको तीन फंक्शन दिख रहे हैं, एक 1 दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, एक x अपॉन sin x और एक 1 अपॉन cos x। अब यहाँ पर सैंडविच थ्योरम की बात आई, ये जो फंक्शन बीच वाला फंक्शन है x अपॉन sin x, ये इन दो फंक्शन के इन बिटवीन है, ठीक है। और यदि अब मैं लिमिटिंग अप्रोच देखूं कि मैं ये कहूं आपसे कि लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंस 1 कांस्टेंट फंक्शन इसकी वैल्यू 1 आएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन cos x, cos x कहां जा रहा होगा, यदि x 0 की तरफ जा रहा होगा तो cos x हमारा कहां जा रहा होगा, 1 की तरफ, तो 1 डिवाइड बाई 1 ये 1 की तरफ ही जाएगा लिमिट की डेफिनेशन से। मतलब x यदि 0 की तरफ जा रहा होगा तो cos x आपका 1 की तरफ जा रहा होगा, 1 बाई cos x भी 1 की तरफ जा रहा होगा। तो मतलब ये दोनों ही लिमिट आपकी 1 की तरफ जा रही है, तो जो इन बिटवीन लिमिट है तो बाय सैंडविच थ्योरम ये लिमिट भी आपकी कहां जाएगी, ऑब्वियसली। सो दिस इंप्लाइज लिमिट x approaching to 0 x divided by sin x that should be 1, क्योंकि ये 1 की तरफ जा रहा है, ये भी 1 की तरफ जा रहा है, ये पूरी लिमिट हमारी 1 की तरफ जाएगी। और इसका रेसिप्रोकल भी मैं कर दूं तो लिमिट x approaches to 0 sin x by x, ये लिमिट कहां जाएगी, ये भी आप इसका रेसिप्रोकल भी आपका जस्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ये ना एक बात यहां पर देखने लायक है कि ये देखिए x अपॉन sin x की वैल्यू 1 से बड़ी है और देखिए cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो जब x 0 की तरफ जा रहा होगा तो ये 1 से थोड़ा छोटा होगा और 1 डिवाइडेड बाय अ नंबर लेस देन 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब x अपॉन sin x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। मींस यहां से आपको दिख रहा होगा ये 1 के करीब तो है लेकिन x अपॉन sin x की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। यहीं पर हमारे पास वो जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। मींस x अपॉन sin x दैट इज समथिंग अप्रोक्सीमेटली 1.00001 कर सकता हूं या और भी अप्रोक्सीमेटली तो 1 के करीब 1 से थोड़ा बड़ा होगा। इट मींस sin x by x की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, इसका रेसिप्रोकल तो 1 से छोटा होगा, मतलब आप कह सकते हो 0.999 ऐसा कुछ, मतलब 1 से छोटा होगा। नाउ अब हम लोग यहां पर यदि मैं ये निकालूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x by x, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, 1 नहीं आनी चाहिए। दिस इज आवर फंडामेंटल केस कि ये यदि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां लगा दिया तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी ना कि 1। ये मैं कब समझ सकता हूं, जब मुझे इसका डेरिवेशन का ये पार्ट समझ में आ रहा होगा तब हम लोग इसको एनालिसिस करके बता सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी लिमिट्स होंगी। एक और सिंपल सी लिमिट देख लेते हैं। यहां पर हम लोग जैसे एक बहुत अच्छा फंक्शन है हमारे पास, एक हम लोग सीरीज और ये चीजें पढ़ेंगे। जैसे एक लिमिट होता है, लिमिट व्हाट इज ई क्या होता है, नंबर ई क्या है। यदि मैंने कहा लिमिट n approaches to infinite, n is a big number, तो 1 plus 1 by n raised to n is equal to e। ये हमारे e की डेफिनेशन, नंबर e की डेफिनेशन है, ठीक है। इस डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें हमारी समझ में आएंगी। तो यहाँ से ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये जो नंबर e है इट्स वेरी मैजिकल नंबर। यहीं से आपके जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू x ये सब निकलते हैं, डराइव होते हैं। तो व्हाट इज नंबर e, ये नंबर क्या है। नाउ हम लोगों के पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा यदि हमें ये पता हो कि 1 plus x raised to n एंड मॉड ऑफ x यदि लेस देन 1 हो, मतलब इस x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 plus nx plus nx square divided by factorial 2 plus nx cube divided by factorial 3 plus nx raised to 4 divided by factorial 4 plus dot dot dot। ये आपकी एक इनफाइनाइट सीरीज होगी, लेकिन ये सीरीज आपकी तभी आप लगा सकते हो जब ये x की वैल्यू 1 से छोटी हो, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 1 से छोटी हो। यदि x n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो 1 by n डेफिनेटली क्या होगा, हमारे कहां जा रहा होगा, 1 by n हमारा
जीरो की तरफ जा रहा होगा। तो e क्या है, व्हाट इज दिस e? अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, तो 1 + 1 ओवर n रेज टू n, इसको एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं, जहां पर x की जगह 1/n है और n की जगह तो n ही है। तो 1 प्लस दिस n इनटू 1/n प्लस, यहां पर मैंने सीरीज गलत लिख दिया है, 1 मिनट जस्ट सॉरी, ये सीरीज क्या है, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस n-1 into n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³। फिर चौथा फैक्टर ये कैसे आ रहा है, ये LC1 n आता है। देखिए हमारे पास क्या है LC1, व्हाट इज LC1? LC1 हमारा n आता है, LC2 क्या आता है n-1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, LC3 क्या आता है that is n-1 n-2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये इस तरह से चीजें हैं। तो ये आपका इस तरह से आगे चलता है, LC4 आएगा इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर n का इंटीजर होना कोई जरूरी नहीं है, बस यहाँ से एनालॉजी मिली हमें, एक क्या कहते हैं एक रेफरेंस मिला, उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। नाउ इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वही सेम चीज n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1/n² प्लस n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 1/n³। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 1 + 1 और 1/n² है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक n इधर जाएगा तो 1 - 1/n। इसी तरह से एक n इसमें, एक n इसमें, एक n इसमें, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 - 1/n into 1 - 2/n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मुझे ये पता है कि n इनफिनाइट की तरफ जा रहा हो, दोनों तरफ मैं लिमिट ले लूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनाइट 1 + 1/n रेज़ टू n दैट इज इक्वल टू 1 + 1, ये 1/n 0 हो जाएगा, 1/n 2/n सब 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे की तरफ चलता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनाइट 1 + 1/n रेज़ टू n किसके इक्वल आ गया, दिस समेशन सीरीज आर वैरी फ्रॉम 0 टू इनफिनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल r लिख सकते हैं। देखिए इसको 0 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ, इसको 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल आपको 1 ही होता है। तो दिस इज आवर e। थैंक यू।